ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। पाकिस्तान की जिहादी फौज और उसके नेताओं के डीएनए में आतंकवाद है। यह बात दुनिया जितनी जल्दी समझ ले उतनी जल्दी आतंकवाद का अंत हो सकता है। देर सवेर दुनिया को समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान इंसानियत ही नहीं बल्कि इस्लाम का भी दुश्मन है। पहलगाम आतंकवादी हमले की सजा आतंकिस्तान भुगत चुका है। उसके पालतू आतंकवादियों के 9 कारखाने तबाह हो चुके हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान को भारत की सेना और आम लोगों को निशाना बनाने की कीमत 13 सैन्य ठिकानों की बर्बादी के तौर पर चुकानी पड़ी। लेकिन बेशर्मी की इंतहा ऐसी है कि यह मुल्क अब भी अपना जुर्म कबूल करने से कतरा रहा है और ऐसे में उसे बेपर्दा करने के लिए भारत के 59 दूत 33 देशों की यात्रा पर हैं। इनमें से एक टीम में इन दिनों बहरीन में, जिसके कप्तान बीजेपी सांसद बेजंत पांडा हैं। इस टीम में शामिल हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान के जन्म जैसी तकरीर पेश करने वाले जिहादी जनरल आसिम मुनीर और उनके मुल्क की बखिया उधेड़ दी। मुस्लिम बाहुल्य देश बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान की कलई खोली, पहले उसे सुनिए आप और फिर आगे की बात करेंगे विस्तार से। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. तो यकीनन पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह देने, दहशतगर्दों को पालने पोसने वालों और खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से इस पूरी विचारधारा का जिक्र किया है वो कट्टरता की चरम सीमा है। इसके मुताबिक कट्टरपंथी जमात, बाकी धर्म तो छोड़िए, उनसे इत्तेफाक नहीं रखने वाले मुसलमानों को भी वो गैर इस्लामी करार दे देते हैं और यही काम तो आईएसआईएस करता है। और कुछ ऐसे ही बयान पाकिस्तानी सेना के जिहादी जनरल मुनीर ने पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले दिया। 2 नेशन थ्योरी पेश की, हिंदुओं को मुसलमानों से पूरी तरह अलग बताया, पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बना मुल्क बताया, जिसका नतीजा पहलगाम जैसे नरसंहार के रूप में दुनिया के सामने आया। ऐसे में अब बहरीन गई भारतीय टीम ने मेजबान मुल्क के शासकों के सामने पाकिस्तान के पाप को साझा किया। बहरीन एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन यह देश भारत का हितैषी है। वो आतंकिस्तान के सच से वाकिफ है और ऐसे में भारत को उम्मीद है कि बहरीन अब की बार भी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने में जरूर मदद करेगा। And we gave them a lot of facts and figures about how Pakistan has been fostering terrorism for so many decades. ऑपरेशन सिंदूर का ये मतलब नहीं था कि हम पाकिस्तान के लोगों या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कोई एक्शन करें। हमारा सिर्फ लिमिटेड पर्पस था, एक कैलकुलेटेड पर्पस था। There is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद को वो बढ़ाता है, भारत को परेशान करना है, वो कहीं से जेन्युइन नहीं है। तो पाकिस्तान को लताड़ने का वैश्विक अभियान जारी है और इस मिशन में भारत की एक टीम के अगुवा कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी हैं, जिनके नेतृत्व में सर्वदलीय कारवां अमेरिका समेत 5 देशों की यात्रा पर। इस दौरे का पहला पड़ाव गयाना, जहां रवानगी से पहले
शशि थरूर एंड टीम न्यूयॉर्क पहुंची है तो सबसे पहले 9/11 स्मारक गई और वहां न्यूयॉर्क में साल 2001 में हुई बर्बर आतंकी घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शशि थरूर ने किन शब्दों में पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया समेत भारत में भी पक्ष विपक्ष को बड़ा संदेश दिया है, आप सुनेंगे तो आपको शशि थरूर होने के मायने समझ में आएंगे। I don't work for the government, as you know. I work for an opposition party, but I myself authored an op-ed in one of India's leading papers saying the time had come to hit hard but hit smart. And I'm pleased to say that's exactly what India did. तो कांग्रेस के मौजूदा सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ही नहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी आतंकिस्तान को बेपर्दा करने के अभियान पर निकले हुए हैं। वो जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा की अगुवाई वाली टीम का हिस्सा है। ये टीम 5 देशों की यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया पहुंची है। इस टीम में जेडीयू, बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम 4 अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, लेकिन सबका मकसद एक है, भारत की एक आवाज और पाकिस्तान का प्रतिकार। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंची भारतीय टीम और खासकर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कैसे पाकिस्तान को आईना दिखाया, सुनिए। Message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world. Our chairman just told you that we have emerged beyond Japan as the 4th largest economy. And we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect, and we will protect it. We know the purpose. The purpose is to generate public opinion with regard to the need to combat terrorism, to uproot it from the world, and also to ensure that the true face of Pakistan is brought before all the countries of the world. पाकिस्तान की मीडिया भारत के इक्का दुक्का नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर अपनी कुंठा शांत करती है, लेकिन उसे गौर से सुन लेना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ समूचा हिंदुस्तान एकजुट है और यही वजह कि 7 टीम्स दुनिया के अलग अलग देशों में दस्तक दे रही हैं, आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख का परिचय दे रही हैं, ताकि सबूतों के साथ पाकिस्तान की पोल खोली जा सके। और इसके लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाली टीम कांगो पहुंची है, तो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाली टीम कतर पहुंची है। वहीं डीएमके सांसद कन्निमोई की अगुवाई वाली टीम रूस के बाद स्लोवेनिया पहुंच चुकी है और आज ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाली टीम यूरोपीय देशों की यात्रा पर रवाना हुई है। भारत के साथ पूरी ताकत से आतंकवाद के खिलाफ हम सब साथ में हैं, वही उन्होंने दोहराया। इसीलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारे दुनिया में भारत जो मांग कर रहा है कि एक ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए, दुनिया टेररिज्म और आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान के पास अकल है नहीं, लेकिन फिर भी नकल की बार बार कोशिश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर दुश्मन को ललकारा, उसकी हैसियत बताई, तो शाहबाज भी पाकिस्तान के किसी लुटे पिटे सैन्य बेस पर घास फूस से ढके टैंक पर चढ़कर भाषण देने पहुंच गए। अब हमारी 7 टीम्स दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने निकली हुई हैं, तो शहबाज शरीफ भी आज से 30 मई तक 4 देशों की यात्रा पर निकल गए। इन देशों में तुर्की, अजरबैजान भी शामिल हैं, जिन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आतंकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। इनमें से तुर्की तो वो महीने भर बाद दोबारा जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने तुर्की से मिले ड्रोन की मदद से ही भारत के सरहदी इलाकों में आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के तमाम मेड इन तुर्की यह ड्रोन की हवा में ही खाक कर दी। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान की मंशा मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की है और ऐसे में बेशक उन्होंने मजहब के नाम पर आतंकिस्तान का साथ दिया, जबकि अजरबैजान का मामला बिल्कुल दूसरा है, क्योंकि अजरबैजान की दुश्मनी जो है वो अर्मीनिया से है और अर्मीनिया को भारत ने बीते 4 साल में $600 मिलियन के कई हथियार बेचे हैं। शहबाज की ईरान और ताजिकिस्तान यात्रा का मकसद भी सिर्फ धर्म की आड़ लेकर समर्थन हासिल करना है, लेकिन ईरान से भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं और ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या आतंकिस्तान को ईरान का समर्थन मिल पाएगा?
इस बीच आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत दिखा दी गई है, पर बेशर्मी ऐसी कि ये मुल्क भद पिटने पर भी जश्न मना रहा है। कोई और देश होता तो युद्ध के मैदान में मात खाने के बाद सेना प्रमुख का कोर्ट मार्शल हो रहा होता, लेकिन पाकिस्तान ने हारी हुई सेना के जिहादी जनरल को पहले तो फील्ड मार्शल बनाया और अब जनरल मुनीर अपनी वर्दी पर 5 सितारा चस्पा होने का जश्न मना रहे हैं। इसके लिए बाकायदा डिनर पार्टी दी गई। इसमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की है। सबने मुनीर की दिल खोलकर तारीफें की हैं, और करें भी क्यों ना। अगर तारीफ करेंगे नहीं तो मुनीर की सेना शहबाज एंड कंपनी को गद्दी से बेदखल करने में जरा वक्त नहीं लगाएगी। ये पाकिस्तान में सब जानते हैं। और वैसे पाकिस्तानी फौज को इस जश्न के बीच अपने 9 आतंकवादी ठिकानों की तबाही और 13 फौजी अड्डों की बर्बादी याद जरूर रखनी चाहिए। वो तो गनीमत रही कि भारत ने पाकिस्तानी डीजीएमओ के सीजफायर की गुजारिश को मान लिया, वरना आतंकिस्तान ने अपनी हरकतें अगर ना रोकी होती तो अब की बार इस मुल्क का वजूद ही नहीं बचता। अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूं आपको विस्तार से आगे बताएंगे। देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रेरक विचार ये है कि बोलो तभी जब आपके शब्दों का वजन आपके मौन से अधिक हो, वरना खामोशी बेहतर। वैसे भी हर बात में हर व्यक्ति का बोलना कोई जरूरी तो है नहीं। चीजों को समझे और जाने बिना बोलने से अर्थ का अनर्थ ही होता है और बात बिगड़ती चली जाती है। पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर होने तक पूरा देश एकजुट। एक तरह से आज भी सब एक ही हैं, लेकिन बीच में कुछ नेताओं ने ऐसे ऊल जलूल बयान दिए जिन्होंने एक तरीके से देश के जनमानस में खटास पैदा की। इन ऊट पटांग बयानों से मन भी दुखी हुआ, कुछ नेताओं की बुद्धि पर तरस भी आया। संयोग से इनमें 3 बड़बोले नेता एक ही पार्टी के हैं और पार्टी का नाम बीजेपी है। इन बयानवीर नेताओं को आज प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी नसीहत दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेता अनावश्यक बयानबाजी से बचें। आवश्यक नहीं है कि हर विषय पर कुछ ना कुछ बोला ही जाए। अनावश्यक बयानबाजी से पूरी तरह बचने का प्रयास होना चाहिए। ये नसीहत है पीएम मोदी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री से आज कई मुख्यमंत्री अलग से भी मिले। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। विवादित बयानवीर नेताओं में पहला नंबर इन्हीं मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह का है, जिन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से कड़ी फटकार मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट विजय शाह पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर एसआईटी बनाने का निर्देश दे चुका है, लेकिन विजय शाह अभी भी अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। और ऐसा ही एक विवादित बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का भी सामने आया, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश, पूरी सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। इसके बाद नया विवादित बयान वो कल आ गया। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, नाम है रामचंद्र जांगड़ा। बोल गए कि पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों की पत्नियों में वीरांगना का भाव नहीं है। अगर होता तो वो आतंकवादियों से रहम की भीख नहीं मांगती, बल्कि वो तो उनसे लड़ जाती। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को करने हमारे जहाज से उनके घर गए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था। वो जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, सुप्रीम कोर्ट से 3 बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन कोर्ट माफ करने को तैयार नहीं है। रामचंद्र जांगड़ा ने भी वीरांगना वाले बयान को लेकर सफाई दी है, लेकिन ये सफाई भी उतनी ही बेतुकी
जितना बेतुका उनका बयान। अब आज ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बेतुकी बयानबाजी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताना दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, भाजपा के नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और हमारी वीर सेना पर लांछन लगाने की ऐसा लग रहा है होड़ चल रही है। भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने फिर से बीजेपी और आरएसएस की ओछी मानसिकता देश दुनिया के सामने रख दी है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जाबाज सेना का अपमान कर दिया। मोदी जी ने कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह ने हमारी वीर कर्नल पर भद्दी टिप्पणी की, पर आज तक बर्खास्त नहीं हुए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि उनकी रगों में सिंदूर है तो उन्हें इन नेताओं को कम से कम बर्खास्त तो कर देना चाहिए। लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने जो नसीहत दी, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी अब ऐसे बयानवीर नेताओं पर सख्त एक्शन ले सकती है। हालांकि विवादित बयान देने वालों में दूसरे राजनीतिक पक्ष के नेता भी कम नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और वाइस एयर मार्शल ए.के. भारती की जाति बताकर विवाद छेड़ा था। इस बीच आगे बढ़ेंगे। अब बात पाकिस्तान की सरपरस्ती में अपने ही देश की जासूसी करने के आरोपों में घिरी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से कनेक्शन, पाकिस्तानी एजेंट से सांठगांठ, इस सब के बाद अब ज्योति से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। ज्योति के पाकिस्तानी रिश्तों की जांच कर रही एजेंसीज को पता चला ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स के साथ मिलकर काम करती है, जिनमें से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का नाम है ज़ीशान हुसैन। पाकिस्तानी यूट्यूबर ज़ीशान के साथ मिलकर ज्योति भारत में पाकिस्तान की इमेज चमकाने का काम कर रही थी। एक तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग में लगी हुई थी। पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, जैसा भारत के लोग बताते हैं पाकिस्तान वैसा नहीं है। ज्योति लंबे वक्त से ज़ीशान हुसैन के संपर्क में थी। ज़ीशान हुसैन पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। ज्योति और ज़ीशान के बीच फोन पर बातें होती थी। दोनों अपने वीडियोस में पाकिस्तान की तारीफ करते थे। दोनों ये दिखाते थे कि पाकिस्तान में कैसे हिंदू धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जाता है। ज़ीशान ने ज्योति को अपने यूट्यूब वीडियो में भारत और पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर तक करार दे रखा था। 2 महीने पहले ज्योति ने पाकिस्तान जाने के बाद ज़ीशान को मैसेज किया था। इसके बाद ज़ीशान हुसैन ज्योति मल्होत्रा से मिलने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध कटासराज मंदिर पहुंचा। वहां पर दोनों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाए और उन वीडियोस में पाकिस्तान की जमकर तारीफ की गई, बार बार तारीफ की गई। ये उसी मुलाकात की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, जब ज़ीशान और ज्योति की पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी। ज़ीशान इस वीडियो में ज्योति का हवाला देते हुए ये भी कह रहा है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में लोगों को पाकिस्तान जाने से जबरन डराया जाता है, जबकि देखिए एक लड़की भारत से बिना किसी डर के अकेले पाकिस्तान पहुंची हुई है और यहाँ कितनी बेफिक्री से घूम रही है। इस वीडियो में ज़ीशान खुद ये बता रहा है कि ज्योति ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे फोन किया और ज्योति भी इसमें खुद बता रही है कि ज़ीशान और उसके बीच लंबे वक्त से फोन पर लगातार बातचीत होती रहती है और वो दोनों संपर्क में हैं। सर, आप इतनी स्पेशल आप मिलने आए हैं, मेरे लिए बहुत, हम 1-2 साल से बात करते हैं। तो सर का मैंने सारी वीडियो सारे वीडियो देखना मैं देखती हूँ, मैं बहुत टाइम से देखती हूँ। मैं हमारे घर में टीवी में चलती है। वो बाहर नहीं आ सकती, हम अंदर नहीं जा सकते। इतनी दूर से वो आई है, हमारी मेहमान है, बहुत अच्छी दोस्त है, छोटी बहन है, और आप ये देखिए हम उनकी कोई खिदमत नहीं कर सकते। और आइए जनहित में अब जरा आगे बढ़ते हैं। बात लालू परिवार की करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को सियासी सूली पर चढ़ा दिया है। तेज प्रताप को 6 साल के लिए आरजेडी अपनी ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। सिर्फ पार्टी ही नहीं, परिवार से भी तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजनीति हमेशा से एक सीरियस सब्जेक्ट रही है, लेकिन लालू के बड़े लाल तेज प्रताप इसमें शुरू से ही एक नॉन सीरियस और फनी कैरेक्टर के तौर पर उभरे। इसकी एक झलक आपने अभी एक वीडियो रील में देखी भी। लेकिन राजनीति में लोकलाज बहुत मैटर करती है, खासकर तब जब किसी एक के चाल चलन के चक्कर में पूरे कुनबे की जमी जमाई सियासत
चौपट होने की कगार पर पहुंच जाए। तेज प्रताप का केस कुछ ऐसा ही है। एक तस्वीर देखिए, इसमें तेज प्रताप यादव के साथ जो लड़की नजर आ रही है वो दरअसल एक्स वाइफ नहीं है उनकी, यानी लालू परिवार की पूर्व बहू नहीं है जिसका तेज प्रताप के साथ तलाक का केस चल रहा है। सोशल मीडिया पर जाएंगे तो इस तस्वीर के वीडियो वर्जन्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन वीडियोस के असली होने की पुष्टि नहीं है, इसीलिए हम इस तस्वीर पर खबर आगे बढ़ा रहे हैं। लालू यादव ने इसी तस्वीर को देखकर आज तेज प्रताप को कठोर दंड सुनाया। लालू यादव ने एक्स पर लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे, मतलब तेज प्रताप यादव को, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। यानी अनुष्का यादव के प्रेम में तेज प्रताप उर्फ तेजू भैया 6 साल के लिए पार्टी से तो गए ही गए, घर से भी हाथ धो बैठे हैं। एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब आप ये जानिए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दरअसल कल तेज प्रताप के फेसबुक पेज पर उनकी और अनुष्का यादव की यही फोटो आई। तेज प्रताप ने इस तस्वीर पर लिखा, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 साल से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिन से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं। इसीलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। अब ये वो सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का पोस्ट। अब बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। लालू परिवार को घेरने का इससे बढ़िया मसाला अन्य जो विपक्षी दल हैं लालू प्रसाद यादव के, उनको मिल ही नहीं सकता। लालू विरोधियों ने इस पोस्ट को देखते ही आरजेडी पर जोरदार तरीके से चढ़ाई शुरू कर दी। तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि 12 सालों से वो एक लड़की के साथ संबंध में है, उसके बावजूद उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की और बिहार की बेटी की जीवन को खराब करने का काम किया। ये दर्शाता है कि लालू परिवार ने और लालू यादव ने किस प्रकार से संस्कार दिए, किस प्रकार से परवरिश की। अब ये जो सियासी हल्ला था, ये मचना शुरू ही हुआ था कि इतने में तेज प्रताप ने एक्स पर सफाई जारी की। अपने बयान में फिर वो आगे बोले, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया गया है। मेरी तस्वीरों को एआई का इस्तेमाल कर गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान, बदनाम किया जा रहा है। मैं अपनी शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं, वो सतर्क रहें, किसी भी अफवाह पर वो ध्यान ना दें। लेकिन लालू के घर में मामला इतना आगे बढ़ चुका है, किसी को अंदाजा नहीं था। तेज प्रताप की सफाई लालू ने खुद खारिज कर दी। फैसले से साफ कर दिया कि तेज प्रताप के तमाशे अब और अफोर्ड ना तो पार्टी करेगी और ना ही परिवार करेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से लिखा गया, अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुणदोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर उसका अनुसरण किया है। धन्यवाद।
लालू यादव ने लोकलाज की बात कही। हालांकि तेज प्रताप का सियासी स्टाइल शुरू से ही विवादों वाला रहा है। पहले कभी खबर नहीं आई कि लालू ने उन्हें टोका हो, लोकलाज याद दिलाई हो। ड्रोनवा को हटाओ ना यार, यहां से गिर न जाएगा मथुरा पे। तो सब आरएसएस सब भाजपा वाला क्या बोलेगा कि आरजेडी वाला इसे हल्ला गुल्ला करता है, इसलिए संयमित से रहिए। खदेड़िए भाजपा वाले को। सिपाही दीपक, एक गाना बजा के उसका ऊपर ठुमका लगाना। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। असल में तेज प्रताप को समझने के लिए आपको लालू यादव को एक बार फिर से समझना होगा। समाजवादी जमीन से जुड़े लालू यादव 90 के दशक में राजनीति में एक नया फ्लेवर लेकर आए थे और ये फ्लेवर मनोरंजन वाला था। निहायत देसी देहाती गवई छवि ने लालू को धरती पकड़ बना दिया था। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. तुम अगर मुझको देता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो ये था वो ठेठ देसी अंदाज लालू प्रसाद यादव का। 2010 में दोनों बेटों ने राजनीति में एंट्री ली लालू के। तो लालू ने पहले तेज प्रताप को ही रैलियों में प्रमोट करना शुरू किया और तेजस्वी को बाद में किया। लेकिन तेजस्वी ने लालू की रियल लाइन पकड़ी, जबकि तेज प्रताप मस्खरी के जोन में ज्यादा चले गए। 2015 में दोनों भाइयों ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा भी, जीता भी। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार बनी तो छोटे भाई को उप मुख्यमंत्री पद मिला, बड़े भाई को उससे नीचे स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। अब स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी तेज प्रताप को काम की वजह से कम, लेकिन अपने अजीबोगरीब बयानों, तरह तरह के गेटअप, स्वांग की वजह से ज्यादा सुर्खियां मिली। हर दूसरे तीसरे दिन तेज प्रताप का एक कोई नया स्वांग था जो वो भरकर आ जाते थे और लालू फैमिली को फिर वो असहज कर देते थे। इन्हीं उठापटक के बीच साल 2018 तेज प्रताप की शादी कर दी जाती है और जैसा कि आम भारतीय परिवारों में माना जाता है कि बहू घर आएगी तो लड़का थोड़ा जिम्मेदार बन जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। कुछ ही महीने में तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्तों की कड़वाहट खुलकर सामने आ गई। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद की पोती थी। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और आरोप लगाकर घर छोड़ दिया। ऐश्वर्या का आरोप था कि उसके पति तेज प्रताप को नशे की लत है। अलगाव के कारण दोनों सियासी परिवारों में सार्वजनिक दुश्मनी हो गई। ऐश्वर्या के पिता पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। तेज प्रताप और ऐश्वर्या का तलाक केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो ऐश्वर्या ने तेज प्रताप की जो दिमागी हालत है उस पर भी सवाल उठाए थे। ऐश्वर्या ने कहा था कि उसका पति कभी राधा, कभी कृष्ण, कभी भगवान शिव की तरह कपड़े पहनकर खुद को उन्हीं का अवतार बताने लगता है। तेज प्रताप के लक्षण सामान्य नहीं है, ये आरोप ऐश्वर्या की तरफ से लगाया गया था। इस मामले में तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने आज कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि ये लालू परिवार के भीतर का मामला है। ऐसे में मामा का बयान भी बहुत अहम हो जाता है। परिवार के आदमी तो फंसेंगे, साजिशकर्ता में तो फंसेंगे। लालू यादव और राबड़ी देवी, तेजस्वी, क्योंकि चुनावी मुद्दा है, बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। दो लड़कियों के साथ खिलवाड़ करना ये कम बात है क्या? यादव परिवार का दो लड़कियों के ऊपर इस तरह अन्याय होगा और लालू यादव बैठ के तमाशा देख रहे हैं, राबड़ी जी बैठ के तमाशा देख रही हैं। भाई बहनी योजना चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के, ये कौन भाई बहनी योजना है भाई?
तो ये राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव को आप सुन रहे थे, मामा तेज प्रताप यादव के, जिनकी सियासी अदावत लालू परिवार से छिपी नहीं है। हालांकि तेज प्रताप कल अनुष्का यादव की तस्वीर पोस्ट करने और 12 साल से रिलेशनशिप वाली बात से पलट गए थे, लेकिन ये रिलेशनशिप सही साबित हुआ तो ऐश्वर्या से तलाक के केस में तेज प्रताप के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पूछा जाएगा कि 12 साल से एक लड़की से आप रिश्ते में थे, फिर 2018 में दूसरी लड़की से आपने शादी क्यों की, उसका जीवन आपने क्यों बिगाड़ा? इस सवाल का जवाब तो तेज प्रताप को देना होगा ना। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें चल रही हैं उसमें तो यहां तक कहा जा रहा है कि साहब 12 साल पुराना जिस रिलेशनशिप का अब जिक्र कर रहे हैं तेज प्रताप, वहां पर शायद उन्होंने वो रिलेशनशिप को कोई नाम भी दे दिया। इस वजह से ऐश्वर्या वाले केस में तेज प्रताप की मुश्किल और बढ़ सकती है। खैर, इस बीच सियासी मैदान में देखें तो लालू को तेज प्रताप से कुछ हासिल हो भी नहीं रहा था, बल्कि तेज प्रताप की वजह से तेजस्वी यादव की जो राजनीति है उसी को हिचकोले खाने पड़ रहे थे, स्पीड ब्रेकर्स का सामना करना पड़ रहा था। तेज प्रताप की ड्रामेटिक राजनीति की रील आपको मैं पहले ही दिखा चुकी हूं। अब उनके फैसलों, बयानों पर एक नजर डालिए आप। जून 2018 में राजनीति छोड़ने का ऐलान कर देते हैं, कुछ ही देर बाद पलट जाते हैं, कहा आरएसएस ने अफवाह उड़ा दी थी। फिर 2019 में खुद को दूसरा लालू कह देते हैं, फिर कभी खुद को भगवान कृष्ण बता देते हैं, तेजस्वी को अर्जुन बता देते हैं अपना। 2019 में आरजेडी के छात्र विंग से इस्तीफा दिया तेज प्रताप यादव ने, कहा मैं भोला नहीं हूं, सब पता है कौन कहां खड़ा है। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लालू राबड़ी मोर्चा नाम से अलग ही एक मोर्चा बना लिया, कहा हम तो स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। 2021 में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर कह डाला, पार्टी से गद्दारी का उन पर आरोप लगा दिया। फिर 2021 में कहा आरजेडी में 4-5 लोगों ने लालू जी को बंधक बना रखा है, वो पार्टी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। 2018 में लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने स्वीकार किया था कि उनके दोनों भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच राजनीति को लेकर दरार है। और अब तेज प्रताप को पार्टी निकाला और परिवार निकाला देने के लालू प्रसाद यादव के फैसले पर बिहार में उनके राजनीतिक विरोधियों का क्या एनालिसिस है वो जरा सुनते चलिए। लालू परिवार कितने निम्न स्तर तक का परिवार है, और इतना ही नहीं, आज वह केवल इसलिए निकालने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि अभी डाइवोर्स केस कंप्लीट नहीं हुआ है, और यह अच्छे से जान रहे हैं कि ऐश्वर्या के केस में अब लालू जी और राबड़ी जी दोनों को जेल जाना पड़ेगा। चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे। उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा, और आज आपका जमीर जाग गया। क्या कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा तो भगवान ही जाने। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हालांकि राजनीति है और राजनीति में सिद्धांतों की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होती है। राजनीति में सिद्धांत वक्त, जरूरत और सहूलियत के हिसाब से कब बदल जाएं इसका पता भी नहीं चलता। तेज प्रताप चाहें तो आकाश आनंद से टिप्स ले सकते हैं इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है। आकाश आनंद याद है ना आपको? ज्यादा दिन नहीं हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी, पद और उत्तराधिकार से हटा दिया था क्योंकि वो अपनी पत्नी और ससुर के प्रभाव में थे। ये आरोप भी मायावती की तरफ से ही लगाए गए थे। बाद में इसी शर्त पर पार्टी में मायावती उनको वापस ले आई कि अब से अपने ससुर का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बुआ का कहना मानेंगे वो। राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है और परमानेंट वो भी कुछ नहीं होता है। पिताजी के एक्शन पर तेज प्रताप अब तक खामोश हैं। तेज प्रताप के हर सोशल अकाउंट पर सन्नाटा। उम्मीद है वो भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार तोड़ क्या निकाला जाए। लालू परिवार के इस लोक लाज वाले एपिसोड का बिहार के चुनाव में क्या असर पड़ेगा
ये अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक लोग तेज प्रताप को जानते हैं, ये मानकर चलिए आप कि वो खामोश और खाली बैठने वालों में कतई नहीं है। कुछ ना कुछ वो जरूर सोच रहे होंगे और आने वाले समय में आपको उनका कोई बयान जरूर सुनने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का एहसास दुनिया भर को कराया। आतंकवाद का फन कुचलने की भारत की इच्छा शक्ति देख आपको यकीनन गर्व हुआ होगा। अब भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। दशकों तक भारत को कमजोर मानने वाले देश भारत की ग्रोथ, मतलब जो भारत की विकास गाथा है, उसको सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमारा पड़ोसी पाई पाई को मोहताज, तो हम विकसित भारत की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं कैसे? तो जवाब IMF के उन ताजा आंकड़ों को देखकर मिल जाएगा, जिसके मुताबिक अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हिंदुस्तान बन गया है। आप पूछ सकते हैं इसका भारत पर असर क्या होगा? तो जवाब आंकड़ों के विश्लेषण में छिपा है। देश के दुश्मन हो या दुनिया के बाजार की प्रतिस्पर्धा, इन सब से बेपरवाह हम विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं। फिलहाल हमने जापान को पीछे छोड़ा है और अभी तो बस ये शुरुआत भर है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. India today is larger than Japan. ये आंकड़े वो पाकिस्तान भी देख ले जिसने आतंकवाद की बड़ी फैक्ट्री लगाई है और भारत इस फैक्ट्री को तहस नहस कर रहा है। IMF के ये आंकड़े चीन भी देख ले, जो भारत के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रचता आ रहा है। लेकिन भारत इन चुनौतियों को पार कर आर्थिक जगत में चौथे पायदान पर आ गया है। उम्मीद है भारत की तेजी से उभरती आर्थिक ताकत को टैरिफ वॉर छेड़े हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे, क्योंकि भारत हर वैश्विक चुनौती को पार कर आर्थिक महाशक्ति के रूप में सबसे ज्यादा तेजी से उभर रहा है और जल्द ही दुनिया में हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। It's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. हाल ही के आतंकवाद को कुचलने के लिए दुनिया ने भारत के अंदाज को देखा, सैन्य ताकत को देखा। आपको बता दें कि भारत ग्लोबल सैन्य शक्ति रैंक में पहले से ही चौथी सबसे बड़ी शक्ति है और आज पूरी दुनिया भारत की ग्रोथ गाथा का भी साक्षी बन रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में सबसे पहले पायदान पर अमेरिका है, जिसकी GDP $30.51 ट्रिलियन है। इसके बाद दूसरे पायदान पर चीन की GDP है, जिसकी अर्थव्यवस्था $19.23 ट्रिलियन है और तीसरे नंबर पर जर्मनी, जिसकी GDP $4.74 ट्रिलियन और अब जापान को पछाड़कर भारत ने चौथे पायदान पर अपनी जगह बना ली है। भारत की GDP अब $4.187 ट्रिलियन हो गई है और जापान 5वें पायदान पर $4.186 ट्रिलियन की GDP पर पहुंच गया है। IMF के इन आंकड़ों के मायने विस्तार से समझने से पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रतिबद्धता को दिखाते हैं, जिसमें वो अक्सर भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमेशा बात करते रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर IMF के इन आंकड़ों के मायने क्या है।
जानकारों की माने तो भारत का कद आर्थिक जगत में लगातार मजबूत होता जा रहा है और IMF के आए इन आंकड़ों से भारत का G20 और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जबकि दुनिया भर के निवेशकों का भारत की तरफ आकर्षण पहले से और ज्यादा हो जाएगा। मतलब साफ है कि भारत उन देशों की कतार में सबसे ऊपर आ गया है जहां हर कोई भारत की मदद से खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या भारत को जापान फिर पछाड़ सकता है? तो इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है और इसकी वजह है IMF के अनुमान के अनुसार 2025 में जापान की GDP ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो भारत के 6.5% की तुलना में बहुत कम है। साथ ही जापान की बुजुर्ग आबादी और लो बर्थ रेट भी जापान की चिंता लगातार बढ़ाता जा रहा है। जिस तरीके से भारत ने अपनी सुदृढ़ता और अपनी रेजिलियंस को आगे बरकरार रखा है, खास करके जो ग्लोबल हेडविंड्स रही, जो कोरोना के बाद में एकदम से जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स काफ़ी तेज हुई, रशिया यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, इनके बावजूद भी हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो रेजिलियंस है वो बरकरार। जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि जैसे परचेजिंग पावर बढ़ती है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी तो पैसा और हाथ में आएगा। जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिर बनी हुई है, जबकि भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपको और जरूरी आंकड़ों से समझाते हैं कि कैसे 2015 से 2025 आते आते यानी पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ने सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले 10 वर्षों में लगातार अपने कदम बढ़ाए हैं और भारत ने इन वर्षों में 105% ग्रोथ की है, जबकि अमेरिका की GDP 66% ही बढ़ सकी है। चीन की GDP भी केवल 76% बढ़ी है और जर्मनी की GDP 10 वर्षों में 44% बढ़ पाई है, लेकिन जापान की GDP टस से मस नहीं हुई है। मतलब साफ है, जापान का भारत को पीछे करना लगभग नामुमकिन है। बस अब बारी जर्मनी को पछाड़ने की है। और अब बात मौसम की करेंगे। मानसून अपने निर्धारित समय से एक हफ्ते पहले चल रहा है। गर्मी अभी ठीक से गई भी नहीं कि बारिश अब आ गई है और अपने साथ आंधी तूफान लेकर आई। भीषण गर्मी के दौर में मानसून की इस फ्री एंट्री का असर देश के कई हिस्सों में दिखने लगा। कुदरत के मिजाज में बेवक्त बदलाव की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश से सामने आई है। भारी बारिश के चलते 2 पहाड़ी नालों में अचानक आया उफान अपने साथ कई गाड़ियों को बहा ले गया। वहीं चंबा में भारी बरसात की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ, जब बारिश के चलते गौला नदी में अचानक बहाव तेज होने से खनन में लगी गाड़ियां नदी के बीच फंस गई, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां शनिवार रात तेज आंधी के बाद हुई बारिश भीषण गर्मी से राहत के साथ साथ बड़ी आफत भी लेकर आई। चिलचिलाते गर्मी से जूझ रहे दिल्ली NCR में हुई बेमौसम बारिश के चलते जगह जगह पेड़ गिर गए और सड़कें पानी में डूब गई। कई घंटे तक हुई बरसात की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में अंडरपास में पानी भर गया और गाड़ियां पानी में जहां तहां फंस गई। अचानक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लगा शेड पानी भरने से भरभरा कर फट गया। मौसम के बदले मिजाज का असर दक्षिण भारत में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से बार बार हो रही भारी बरसात की वजह से कर्नाटक के बेलगावी में कृष्णा नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की तस्वीर है, जहां बारिश की वजह से सड़क धंसने से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा टैंकर पलट गया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस टैंकर पलटने से कोई हादसा होता इसके पहले ही इमरजेंसी टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में कर लिए। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के लातूर में 1 दर्जन से ज्यादा गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला एक पुल धंस गया। समय से पहले आए मानसून और मौसम के बिगड़ने का असर देश के कई और हिस्सों में देखने को मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में भी इसी तरह बरकरार रहने वाला है। जनहित देख रहे थे आप ABP न्यूज पर। अब मुझे इजाजत दीजिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।